आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान क्या किया कि इधर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से उठा दिया और ये कहा कि जब तक इन फैसलों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आप ये देखिए कि वो जो दंगा है, मतलब एक बार फिर से भड़काने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से दिल्ली को जलाया गया था, जिस तरह से दिल्ली में साजिश रची गई थी, वही साजिश जो है अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ओवैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर वापस नहीं लेंगे तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे और उत्तर प्रदेश को भी शाहीन बाग बना देंगे। ये बाराबंकी में दरअसल अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी कह रहे थे। उनका टारगेट फिक्स था, स्क्रिप्ट फिक्स है, स्ट्रैटेजी उनकी साफ तौर पर क्लियर है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या चुनाव से पहले तनाव चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? आखिर किस तरह की सियासत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? आज हम इसी पर करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। भारत में ना शाहीन बाग बनेगा ना सीरिया बनेगा, भारत भारत ही रहेगा। चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुसलमान और शाहीन बाग वाली राजनीति शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक और शाहीन बाग की धमकी देकर बांटने वाली राजनीति शुरू कर दी है। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए का कानून वापस लिया जाए। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी पारी शुरू करने के लिए बांटने वाली राजनीति का सहारा ले रहे हैं? क्या सीएए, एनआरसी और शाहीन बाग की एंट्री कराकर चुनाव से पहले तनाव पैदा करना चाहते हैं? ओवैसी ने बाराबंकी में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में भीड़ भी अच्छी खासी थी, जिसको देखकर ओवैसी थोड़ा जोश में आ गए। उनका पूरा भाषण मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को बरगलाते नजर आए। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत, ना तुम्हारी जान की कीमत, ना तुम्हारे मसाइल का हल, ना नौजवानों के लिए रोजगार का कोई मसला। पुलिस का जुल्म होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। पिछले 1 महीने में बाराबंकी में ओवैसी की ये दूसरी रैली थी, लेकिन उनके मुद्दे बिल्कुल नहीं बदले। उनकी राजनीति धर्म के आसपास घूमती रही। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित में फैसला लेते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है, तो ओवैसी ने सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी। मजहब की बुनियाद पर कानून बनाना राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, उसको वापस लेना चाहिए। वापस नहीं लिया तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, रूल्स बनेंगे एनपीआर एनआरसी के। एआईएमआईएम के अध्यक्छ यहीं नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी तक दे डाली कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उत्तर प्रदेश में नया शाहीन बाग बना देंगे। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। भारत में ना शाहीन बाग बनेगा ना सीरिया बनेगा, भारत भारत ही रहेगा। और उसको बनाने की योजनाएं रखने वाले पहले भी निष्फल हुए थे, अब भी निष्फल होंगे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन तैयार करने में जुटे ओवैसी की पूरी नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स करीब 143 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस, बीएसपी और सपा की निगाह है। ऐसे में ओवैसी एनआरसी का मुद्दा उठाकर बड़ा दांव खेल रहे हैं, जिसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। 5 के प्रहार में हमारा सवाल ये है कि क्या वोट पाने के लिए ओवैसी ने बांटने वाली राजनीति शुरू कर दी है? क्या शाहीन बाग जैसे संवेदनशील मुद्दे में सियासी रंग भरकर तनाव पैदा करना चाहते हैं? तो
तो इनका तो सीधा सा फंडा है कि भैया सियासत अगर आपको करनी है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ भड़काना ही है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। गुरु प्रकाश है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता है, ऑथर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फैज खान, सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, स्पोक्स पर्सन है MIM के। ठाकुर अभिषेक सोम, लीडर है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल, जो कि MIM का ही पक्ष रखेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं अपनी सहयोगी अनुपमा झा का रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, और जरा मैं समझना चाहूंगी अनुपमा आपसे कि लोग किस तरह से इसे देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ओवैसी की स्ट्रेटजी तो एकदम क्लियर है, उन्हें ऊंची सीट पर मेहनत करनी है, उनका जो टारगेट है वो एकदम फिक्स है, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो एकदम फिक्स है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोग किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल हिमानी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी से कल जब हमने बातचीत की थी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जब कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो अब प्रधानमंत्री को CA NRC पर भी सोचना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की कई जगहों को हम शाहीन बाग जैसा माहौल जो है वहां पर बना देंगे। देखिए गोरखपुर में हम फिलहाल मौजूद हैं, गोरखपुर CM योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जनता ओवैसी के इस बयान के बारे में क्या सोचती है हम समझते हैं। सर, ओवैसी की तरफ से कल ये कहा गया कि यूपी की कई जगहों को हम शाहीन बाग बना देंगे अगर CA और NRC जैसे कानून वापस नहीं लेगा, क्या कहेंगे आप? पहला बात कि पहले ओवैसी को याद रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ मजबूत नेतृत्व की सरकार है। अगर ओवैसी ने ऐसा कहा शाहीन बाग बना देंगे तो हम हैदराबाद आकर के उसके जो कब्र खुदवा देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से। क्या कहेंगे सर आप? सही बात है, कब्र खुदवा दिया जाएगा, और वो गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, देशद्रोही है, जो देश के विपरीत ही हमेशा कोई स्टेटमेंट देता है, उल्टा काम करता है। चुनाव का समय है, आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर अब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने जब कृषि कानून वापस ले लिए, ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे लिए जो कानून लाए गए थे, खासकर CA NRC जो उनका कहना है, तो अब वो कानून वापस क्यों नहीं लेते उनको? जी, जैसे अभी ओवैसी को पता नहीं है, CA और NRC कानून ये देश हित में हमारे है, ये कानून नहीं वापस हो सकता है। और किसान तो खुश है, किसान को कहीं कोई समस्या नहीं थी, और ओवैसी अगर ये कह रहा है कि हम यूपी को शाहीन बाग बना देंगे, तो ये दिल्ली की सरकार नहीं है, ये हमारी योगी जी की सरकार है, और उनके लिए हम लोग यूपी में कब्र। बिल्कुल हिमानी, और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए ये यूपी की जनता है जो सीधे तौर पर ये बोल रही है कि अगर ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे तो राजधानी दिल्ली नहीं है, और यहाँ पर ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, ये साफ तौर पर अनुपमा झा मेरी सहयोगी बनी हुई थी। इस बीच जो लोगों की आवाज हमने सुनी वो यही कहते हुए नजर आए। लेकिन शाजिया निसार भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, वहां उनके पास भी कुछ लोग मौजूद हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं शाजिया इस सियासत को? क्या उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनने देंगे? सियासत तो हो रही है, और इसी सियासत को जनता कितना समझते हैं हिमानी, इसी को जानने के लिए हम खुद मैदान में उतरे हैं, लोगों से बात करते हैं। आप लखनऊ के रहने वाले? यस। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना? हाँ सुना, बहुत दफा। अभी उन्होंने क्या कुछ कहा है लेटेस्ट, ये सुना? नहीं, अभी पता नहीं। बता देती हूँ आपको। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि अगर CA और NRC को वापस नहीं लिया गया तो हम लखनऊ को भी बना देंगे शाहीन बाग। हाँ। इस बात से बिल्कुल नहीं। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? कुछ नहीं, आप कोई दम ही नहीं है इस पॉइंट में। ठीक है, सियासत हो रही है। ओवैसी को फॉलो कौन करता है? वी आर नॉट फॉलोइंग ओवैसी। हम उनके किसी भी बात पे कोई इत्तेफाक कोई नहीं रखता यहाँ पे। ये लखनऊ है, और लखनऊ के लोगों को क्या करना है वो, ये लखनऊ है और लखनऊ के लोगों को क्या करना है ये उन्हें भली भांति पता है। लेकिन पवन राव अंबेडकर साहब, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शाहीन बाग बनाने के लिए मजबूर किसने किया है? सबसे पहले तो ये गौर करना चाहिए कि इस देश में 2014 से जिस तरह से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अत्याचार करने का काम शुरू किया है, और ऐसा कानून लाया है जो इस देश के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, इस देश के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ऐसा क्या है उसमें खिलाफत वाला? ऐसी क्या बात है उसमें जो आप कह रहे हैं कि खिलाफ है? आपने पढ़ा है? जाहिर सी बात है, डिबेट में आए हैं आप तो पढ़कर ही आए होंगे इस बारे में, तो ऐसा क्या खिलाफ है, जरा वो भी बता दीजिए। नहीं, आप देखेंगे कि जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के
मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही हैं सीए के बिल के माध्यम से। सीए जब कानून बना तो आप उस पर गौर करिए कि सीए का जो बिल लाया गया है कि वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है। सेकेंडरी, मैं अपनी पार्टी के माध्यम से और खुद के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ये जो कानून है, शाह साहब ने एक रैली में कहा कि 19 लाख में से 13 लाख जो है नॉन मुस्लिम्स हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसमें से एससी कम्युनिटी 70% से भी ज्यादा है। तो आप ये देखेंगे उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये जो एससी कम्युनिटी है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं डायरेक्टली कंडेम करता हूं कि जो लोग इस देश में रहते हैं एससी और एसटी, जिनको घोड़ियों से उतार करके मारा जाता है, जिनको मूछ रखने से दूर रखा जाता है, जिनके ऊपर जो है अत्याचार गाय के नाम पर हो रहे हैं, क्या वो मुसलमान कर रहे हैं? अम्बेडकर साहब, ये जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, अपनी इस वाणी पर, और आइए जरा हम दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या है दरअसल ये सीए और एनआरसी। आपने तो नहीं बताया, आपसे मैंने पूछा, लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए जरा हम बताने की कोशिश करते हैं। सीए की अगर मैं बात करूं तो नागरिकता संशोधन कानून ये है, पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता देने वाला ये कानून है। ध्यान से सुनिएगा अम्बेडकर साहब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ये कानून है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम तो लिया लेकिन पूरी बात आपने बताई नहीं। कानून में जो गैर मुस्लिम है वो इसमें शामिल है। क्या है सीएए, ये लगातार हम आपको यहां पर बता रहे हैं। इसके अलावा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो है वो इसमें शामिल है। तो सीएए और एनआरसी भी जरा यहां पर समझ लीजिए कि आखिर यहां पर क्या है। वो भी ग्राफिक्स के जरिए फटाफट मैं चाहूंगी कि ये चेंज किया जाए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल, जो इसकी फुल फॉर्म है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मुसलमानों को किसी तरह का कोई नुकसान इससे नहीं है। अम्बेडकर साहब, नागरिकता देने का काम करता है, छीनने का काम नहीं करता है। अवैध घुसपैठियों की पहचान इसके जरिए दरअसल होती है, इसीलिए यह जरूरी है। अवैध तरीके से जो रह रहे लोग हैं दरअसल उनको यह परेशानी है जो आप यहां पर बात कर रहे हैं। तो बरगलाइए मत, भड़काइए मत। अवैध तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको इससे परेशानी होनी चाहिए। और वैसे तो ओवैसी साहब धार्मिक आधार पर किसी कानून की बड़ी मुखालफत करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो खुद यही करते हुए नजर आते हैं। तरह से बात करते हैं, हम धर्म के नाम पर बात नहीं करते हैं। हम संविधान में जो प्रोविजंस हैं उनको लेकर के बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सीएए एक्ट आया हुआ है वो किसको लेकर के बात कही जा रही है। अगर शाह साहब ये कहते हैं कि इस देश में मुस्लिमों को नहीं लाया जाएगा, शाह साहब ये कहते हैं कि असम के नाम पर 70% में, क्योंकि इस विषय को लेकर के दूसरे ढंग से किसी ने शायद बात नहीं की, मैं इस विषय को इस ढंग से भी देखता हूं कि मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज बखूबी आ रही है, आप अपनी बात को पूरा करिए। यस, जिनको आप कह रहे हैं घुसपैठिए हैं, उनको लेकर के क्या उन्होंने कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क रखा है? 19 लाख की जब बात आई थी तो आज तक भी ये क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि कितने यहाँ पर घुसपैठिए आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है गुरु प्रकाश जी, क्या आप सीएए और एनआरसी को भी नहीं समझा पाए हैं? क्या यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है? अंबेडकर साहब की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे पहले देखिए, ऐसा है कि नाम अंबेडकर रख लेने से कोई अंबेडकर नहीं बन जाता है। एक बार बाबा साहब अंबेडकर ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसका भी अध्ययन करना होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तकें हैं, जरा पढ़ लीजिएगा एक बार आप। अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का सम्मान करते हो और बीच में बोल रहे हैं, यही तो दिक्कत है आपके साथ। आप स्वयं बोलते हैं, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं। ये आपकी पार्टी नहीं है भैया, ये देश है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब एक दूसरे को बोलने का मौका देते हैं। आप किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहे। गुरु प्रकाश, आप अपनी बात को रखिएगा। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी गुरु प्रकाश जी, आप इसे शुरू करूंगी, लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर शाहनवाज हुसैन का, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है, उनकी टिप्पणी सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं और उनका जो सपना है ना वो संजोए बैठे हैं, वो कभी साकार नहीं होगा। ओवैसी कभी भी उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग नहीं बना पाएंगे। ये बड़ी बात बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कही है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुल्क में भड़म पैदा करने में माहिर हैं। सीए कानून किसी अपने देश के लोगों के ऊपर नहीं लागू होता, बल्कि जो बाहर से धर्म के नाम पर जिनकी धार्मिक आज़ादी ख़तरे में है उनको, वो हिंदू समाज, सिख समाज के लोगों को या क्रिश्चियन समाज के लोगों को नागरिकता देने वाला है। इस पर पूरे देश को समझ में आ गया है। लेकिन ओवैसी साहब यूपी के चुनाव में गए हैं तो इस पर कुछ भ्रम पैदा करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, वो नहीं होने वाला है। इस तरह और ये कह देना कि सब जगह शाहीन बाग बना देंगे तो ये ख्वाब उनके अधूरे रहेंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। चलिए, तो सुना आपने शाहनवाज हुसैन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं चाह रही थी कि गुरु प्रकाश के पास मैं लौटूं वापस, लेकिन एक बार मैं मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, क्या आपकी सियासत का मतलब सिर्फ और सिर्फ भड़काना है, भ्रम फैलाना है, यही करना है? देखिए, ये कानून जो सो नागपुर यूनिवर्सिटी में ड्राफ्ट किया गया है, जनहित में नहीं था ये। इसीलिए जैसा कि आपने फार्मर्स के कानून के बिल के लिए भी यही बोला था कि वो फार्मर्स किसानों के खिलाफ नहीं था, आज वापस लेने की वजह। अरे आप सीए और एनआरसी की बात करिए ना, आप कहाँ दाएं बाएं? आप क्यों किसानों का कंधा ले रहे हैं या उनका कंधा ले रहे हैं बीच में? चलिए, तरुण चुग कुछ कह रहे हैं, मैं लौटूंगी। तरुण चुग कुछ कह रहे हैं इस बीच, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं। चांद पे थूक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष सूर्य की समान तेज वाला व्यक्ति बता रहे हैं। उनके बारे में लोग विश्व का सबसे अच्छा प्रशासक, मैनेजमेंटल गुरु, गरीबों तक देश की नीतियां पहुंचाने का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति बता रहे हैं, जिसने देश के अंदर फ्री टीकाकरण और फ्री घर घर जाकर टीकाकरण, और यहां तक कि भारत एक ऐसा देश है जहां आप अपना टेस्ट कराएं उसके भी पैसे नहीं है, आप इलाज कराएं। चलिए, वापस लौटेंगे हम अपनी चर्चा पर। मोहम्मद आसिफ, कहां से आ गया? किसानों का कंधा क्यों ले रहे हैं? अपनी बात यहां पर करिए, सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा सा जवाब दीजिए। आप तो सीधा जवाब लेने को तैयार ही नहीं है ना। आप जवाब आप सुनना नहीं चाह रहे तो सवाल मत करिए। मैं आपका जवाब बिल्कुल सुनना चाह रही हूं, आप कहिएगा तब ना। सुनिए आप, देखिए, अगर एक चीज सिंपल एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आप और मैं हैं, ठीक है, आप भी परेशान है और मैं भी परेशान हूं, और आपको सिटीजनशिप दी जा रही है, आप हिंदू हैं बोलकर, और मैं मुसलमान है नहीं दी जा। इसका मतलब क्या हो गया? हम इसके खिलाफ नहीं है, जितने भी लोग हैं सबको दो, पर मुसलमानों को भी साथ में लो। तो फिर शाहीन बाग बना दिया जाएगा का क्या मतलब है? धर्म के नाम पे तो फिर शाहीन बाग बना दिया जाएगा का क्या मतलब है? कहां से आ गया यूपी में शाहीन बाग? इसकी एंट्री क्यों हुई? जब कोई भगवा कानून जनहित में नहीं होगा तो मुल्क के हर कूंचे में शाहीन बाग बनेगा। अच्छा, हम ठहरेंगे, हम गोली खाने को भी तैयार है और लाठी खाने को भी तैयार अच्छा, है। आप देख रहे हैं गुरु प्रकाश, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्ट करिए। खुलेआम आपको धमकी दी जा रही है। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी से दी, और अब यहाँ पर वैसे आपको ये मंच इसकी इजाजत नहीं देता है, ये मंच आपको इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप देशवासियों को इस तरह से खुलेआम इस मंच पर बैठकर, रिपब्लिक भारत के मंच पर बैठकर आप यूं खुलेआम धमकाएं। गुरु प्रकाश खुलेआम धमकी दे रहे हैं। देखिए, मुझे जरूरत ही नहीं है आपकी। और क्या कर रहे हैं आप अभी आपने क्या किया? अभी आपने क्या कहा कि और ऐसे ही कितने शाहीन बाग बनेंगे? क्या इसका क्या मतलब है? गुरु प्रकाश, मैं चाहूंगी कि आप इनको जवाब दें। जब अगर इस भगवा कानून जनहित के लिए जब नुकसान होगा तो हम बराबर ठहरेंगे। सुनने का भी धीरज रखो आप। देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र का सम्मान करो। इस देश की 130 करोड़ लोगों के विवेक पे भरोसा रखो आप। इस सरकार को आपने चुना है, देश के 130 करोड़ लोगों ने चुना है कि देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनी। इस बात को याद रखना आप जब भी सरकार पे आक्रमण करते हो, इस संविधान पे आक्रमण करते हो, लोकतंत्र पे आक्रमण करते हो, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। और सीएए को पहले समझ लो आप लोग। सीएए के माध्यम से अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी अपने हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं, जिसमें अधिकतर दलित हैं, भील समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग, अगर इनको नागरिकता दी जा रही है, अगर इनके नागरिकता को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, तो आपको क्या समस्या हो रही है? जब चुनाव आता है, वोट लेना होता है, तो जय भीम और जय मीम, दलित मुस्लिम एकता, और जहां दलितों की कल्याण की बात हो रही है, आप कह रहे सीओ को नहीं लागू होने देंगे? ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है? अरे आपकी पार्टी जो है मजलिस और AIMIM, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? कॉन्फ्रेंस फॉर मुस्लिम यूनिटी। मुस्लिम एकता की बात करते हो और पंथ निरपेक्षता पे भाषण देते हो। मुस्लिम एकता की बात करते हो और पंथ निरपेक्षता की भाषण देते हो। आपका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। अपने कट्टरपंथ को समाप्त करो, अपने कट्टरपंथ को समाप्त करो। ट्रिपल तलाक का विरोध करते हो, ट्रिपल तलाक का विरोध करते हो, शाहबानों का विरोध करते हो। आप लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करते हो, अपनी महिलाओं का अपमान करते हो, अपनी महिलाओं का अपमान करते हो, ट्रिपल तलाक का विरोध करते हो। जाओ जाकर के आत्ममंथन करो आप लोग, जाओ जाकर के आत्ममंथन करो आप लोग रैडिकल एलिमेंट हो, फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट हो। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जरा लोकतंत्र को पढ़ के आओ, संविधान को पढ़ के आओ। बाबा साहब को अपमानित करते हो आप लोग, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करते हो, देश के दलितों को अपमानित करते हो। जब देश के दलितों के लिए कोई कानून बनता है, उसको विरोध करते हो आप लोग कट्टरपंथी हो, आप लोग रैडिकल फोर्सेस हो। अपने समाज में आपकी महिलाओं को जब ट्रिपल तलाक के माध्यम से उनको वेलफेयर किया जाता है, तो आप उसका विरोध करते हो। अरे आप लोग तो मूर्खतापूर्ण, आप लोग लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। AIM का मतलब क्या होता है? AIMIM, कॉन्फ्रेंस फॉर मुस्लिम यूनिटी। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं तो? आप मुस्लिम समाज की बात करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म निरपेक्षता का जो ये आप लोग एक्सपोज करते हो ना, ये गलत बात है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए, जाके अपने महिलाओं की चिंता करो, आप दलितों की चिंता करो। आप राजनीति आती है और आप लोग ध्रुवीकरण करते हो, तुष्टीकरण करते हो, दंगा भड़काते हो। तुष्टीकरण करते हैं, दंगा भड़काते हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती हैं। लेकिन शांतनु गुप्ता, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। क्या यही वजह तो नहीं है कि ये दरअसल इतना ज्यादा इस पर जोर डाला जा रहा है? कहीं वो एम फैक्टर तो नहीं है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो 20% मुस्लिम वोटर्स, 143 वो विधानसभा सीट जो प्रभावी है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। कहीं इसके पीछे की वजह ये तो नहीं? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, बिल्कुल स्क्रिप्ट फिक्स है उनकी। देखिए, मैं आपको बस एक कंपैरिजन आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अपने अपने वादे रख रही हैं, बता रही हैं उन्होंने क्या किया है। बीजेपी के कैंप से क्या मैसेज आ रहा है? बीजेपी के कैंप से मैसेज आ रहा है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, हमने कुशीनगर एयरपोर्ट बनाया, हमने 9 मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने डिफेंस कॉरिडोर में अलीगढ़ में, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर बनाया। दूसरे कैंपों से क्या आवाज आ रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं जिन्ना जिन्ना जिन्ना। अभी सुना आ रहा है, दूसरे चैनल पे सुना कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने जा रहे हैं। यहाँ से क्या आवाज आ रही है कि हम CA पे काम करेंगे। कांग्रेस के बहुत सारे ऑथर हैं जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पता लग रहा है कि किसी के पास कुछ दिखाने को नहीं है। बीजेपी यहाँ पे अपने एयरपोर्ट दिखा रही है, अपने काम दिखा रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिखा रही है, और यहाँ पे हमें जिन्ना, CA, हिंदुओं को गाली। तो मेरे ख्याल से पता लग रहा है कौन चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है, कौन चुनाव को कम्युनल करने की कोशिश कर रहा है, और कौन अपने काम पे चुनाव लड़ना चाह रहा है। ठीक है शांतनु जी, अब जिस एम फैक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करें कि आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। आइए जरा वॉल पर, बिग वॉल पर हम ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं जिस फैक्टर की बात लगातार यहाँ पर हो रही है और जिसे लुभाने की कोशिश हो रही है। देखिए 20% मुस्लिम वोटर्स है जिन पर दरअसल निगाह है, इन्हीं को लुभाने का काम हो रहा है। 143 वो सीटें, विधानसभा सीटें जिस पर इनका प्रभाव है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। जिस डिसाइडिंग फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% है। 107 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर बार बार हम यहां पर कह रहे हैं। पश्चिम और पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और ओवैसी की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल फिक्स है। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा मतलब उसी पर पूरी ताकत उन्होंने दरअसल लगा देनी है। यहां से एंट्री करेंगे, स्ट्रांग होंगे और इसी तरह से पैर जमाने की कोशिश होगी। लेकिन ठाकुर अभिषेक सोम, थोड़ा डर तो लग रहा होगा आपको कि डेंट तो आप ही को पहुंचाएंगे ये एम फैक्टर। देखिए हिमानी जी, वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी की सोच और ओवैसी साहब की सोच दोनों लोगों की कट्टरपंथी विचारधारा है और इन लोगों का काम है, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम्स की बात कर रहा है। अच्छा। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। और रही बात ये शाहीन बाग बनाने वाली, तो भाजपा खुद चाहती है। फिर जिन्ना कहां से आए थे? मुख्तार अंसारी को टिकट क्यों देना पड़ा? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी को टिकट क्यों देना पड़ा? हिमानी जी सुन लीजिए, हिमानी
हम कोई टिकट नहीं दे रहे हैं, वो ओम प्रकाश राजभर जी का खुद का अपना उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है। रही बात शाहीन बाग की, देखिए उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग भारतीय जनता पार्टी खुद बनाना चाहती है। अच्छा। इस तरह के मामलों को उठा के वो चुनाव में फायदा लेना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है ओवैसी साहब मुस्लिम्स की राजनीति करे, वहां पे मुस्लिम एजेंडा चलाए, तब हम लोगों को फायदा होगा। अच्छा। आज भारतीय जनता पार्टी की तो फिर तो डर आपको भी लग रहा होगा साहब, की जो गिरावट हो रही है, डर तो साहब फिर आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि अपनी जितनी भी जनसभा है उसमें ओवैसी जितना बीजेपी को अटैक कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो आपको कर रहे हैं। रही बात, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग जनता के साथ हैं। अगर सीए एनआरसी पर जनता सड़कों पर आती है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं तन मन धन से। अगर किसी भी कानून को लेके किसी भी कोई समाज विरोध करता है और उसको लगता है कि उससे उसको खतरा है, तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है उसके साथ खड़ा रहना। जैसे कि हमने किसानों के साथ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश में जितना भी हम लोग सहयोग कर सकते थे किसान आंदोलन में हमने खुलकर किया। सरकार कुचलना चाहती थी, आज सरकार की टांगे कांप गई और उन्होंने तीनों काले कानूनों को वापस लिया, क्योंकि वो चाहते हैं, आज ये पूरा देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में रही सरकार पूर्ण रूप से जनता उनको फिर दोबारा सरकार में नहीं आने देगी और उनका सफाया होने वाला है। तो इस तरह के एनआरसी, सीए, चलिए अच्छी बात है, इतनी देर आपने बात कही और सवाल मैंने ओवैसी पे पूछा था, वो उस पर आपने कुछ भी नहीं कहा, उस पर आपने कुछ भी नहीं कहा। सवाल मैंने ओवैसी पर पूछा था, आपका पूरा फोकस था भारतीय जनता पार्टी पर। बहुत अच्छी बात है। इधर यहाँ पर मेरे साथ मोहम्मद फैज खान साहब भी है। मोहम्मद फैज खान, चलिए मोहम्मद फैज खान यहाँ पर नहीं है, लेकिन शांतनु जी क्या लग रहा है कि ये जो फैक्टर है किसको नुकसान पहुंचाएगा, ओवैसी फैक्टर? देखिए समाजवादी पार्टी की जो पिछले 2 दशक की राजनीति रही है, जो मुलायम सिंह यादव ने शुरू करी, वो पूरी एमवाई फैक्टर पे है कि यादव का वोट हमें मिलेगा, मुस्लिम का वोट मिल जाए, एमवाई फैक्टर से हम सरकार बना लेंगे। बसपा का है ना मीम भीम कि हम दलित हमारे साथ हैं, हम उसके साथ मीम भी ले लेंगे, चुनाव लगा देंगे। तो यहाँ पे मुसलमान के बिना ये वोट, ये इनकी चुनावी राजनीति है। अब जब ओवैसी जी कह रहे हैं कि जब मुसलमानों के नाम पे चुनाव लड़ना है तो मैं भी क्यों ना हूं, तो वो भी आ गए हैं उसमें। और कांग्रेस ने सिखाई, देखिए राजनीति सिखाई किसने इन सबको? कांग्रेस ने 70 साल से सबको राजनीति सिखाई है, हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम का अपीसमेंट करो, चुनाव जीत जाओ, काम कुछ मत करो। पहली बार चुनाव अब काम पे हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे वोट मांगा जा रहा है, एयरपोर्ट पे वोट मांगा जा रहा है, जो अनाज दिया गया है पीडीएस पे उस पे वोट मांगा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, ओवैसी, ये सब एक जैसे हैं, इन सबका एक ही प्रोपोजिशन है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं जिन्ना का नाम ले रहा हूं, क्यों मैं मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़वाऊंगा, इसलिए मुझे वोट दो। ठीक है। मेरे साथ मोहम्मद फैज खान भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फैज खान, वैसे तो अगर मैं ओवैसी के बारे में कहूं तो वो धार्मिक आधार पर कानून बनाने की मुखालफत करते हैं, लेकिन अगर ओवैसी साहब को देखें तो वो मुस्लिम धर्म का जो वोट बैंक है उसी को निशाने पर रखते हैं। ये ओवैसी को पहली बात तो साहब बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, ये दौर उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनाने का नहीं है, बल्कि ये दौर है हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का। तो ओवैसी और उसकी पार्टी इस बात को ध्यान से सुन ली, उसकी पार्टी को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ वो पार्टी है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारा है। उसकी पार्टी का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि ये मुसलमानों पर आधारित पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरी बात, सीएए एनआरसी का कानून जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। यदि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि उस देश में जो हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, जिनकी जड़ भारत में, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो उनको यहाँ पर लाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। और ओवैसी को यह समझ लेना चाहिए कि आप पैक एंड बैक कर लें, क्योंकि इनके पूर्वजों ने पाकिस्तान के साथ मिलने की बात की थी हैदराबाद में, है ना। तो हैदराबाद भाग्यनगर है, इस बात को वो समझ ले। पाकिस्तान से मिलने की बात की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण हैदराबाद आज भारत में है। वैसे इस बात को समझ ले, पैक एंड बैक करे, पाकिस्तान जाए। पवन राव अंबेडकर, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, जवाब दें आप। ये सैफ साहब जैसे ही लोग हैं
जिन्हें जो है मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते हैं। और आप इनको ये जैसे ही चाहिए- लोग हैं जो मुस्लिम्स को इस तरह से आपस में भिड़वा देते हैं, और आप ही के जैसे लोग हैं जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, आप ही के जैसे लोग हैं जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या मिला था आपको 2017 में? आप उसको तो कतई नहीं दोहराना चाहेंगे, आप उसको तो कतई नहीं दोहराना चाहेंगे। 2017 तो याद ही होगा आपको। हम लोग नहीं खींचते हैं। आपने ऐसे कानून क्यों बनाए जो इस देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटता है? आप इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों ला रहे हैं जो धर्म और जाति के आधार पर हैं? तो हम इस तरह की व्यवस्थाओं को पर यकीन नहीं रख सकते हैं। और जिस तरह से शांतनु साहब ने कहा है कि हम MY फैक्टर और दलित और मुस्लिम फैक्टर इस तरह के इश्यूज को लेकर के बात करते हैं, हम संवैधानिक चीजों को लेकर के बात करते हैं। शांतनु जी को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जाति व्यवस्था को मजबूत कर रही है। कुर्मी वोट, कुशवाहा वोट, राजभर वोट, निषाद देखिए वोट, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हिमानी आपको उस पे आपको इसका कुर्मी भी विधि चलेगा, विशेषण यादव करना भी चाहिए, चलेगा, शांतनु जी। ब्राह्मण भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। नहीं, जब हम इस डीबीटी देश में जाता है दिल्ली से संविधान के राज की बात करते हैं, हम संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके प्रोविजंस की बात करते हैं। स्वच्छ भारत इस देश में हर एक सबके घर में नागरिक बनते हैं, वो समान दलित है नहीं देखता, और उसको मुसलमान नहीं समान देखता। अधिकार मिलना चाहिए। अब भारत की राजनीति 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी एक अलग लेवल पे ले गए हैं। ये लोग अभी उसी राजनीति में अटके हैं। 2014 के बाद की राजनीति भाई साहब चेंज हो चुकी है। जाति व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। नहीं तो मतलब आपका ये है कि आप यूं ही भड़काते रहेंगे, आप यूं ही भ्रम फैलाते रहेंगे, आप यूं ही बरगलाते रहेंगे, और यही आपकी सियासत है, यही आपकी सियासत है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, अगर फिर से यहाँ जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा था, अगर यहाँ भी इस तरह से सड़कें ब्लॉक होती है, लोग परेशान होते हैं, किसानों में ठीक है। मेरा गुरु प्रकाश जी से सवाल, अब आपने अपनी बात कर ली ना, आपने अपनी बात कर ली गुरु प्रकाश जी, तब क्या कीजिएगा? ज्यादा किसान यहाँ पर मर चुके हैं, उनको लेकर के कोई अफसोस है? नहीं, देखिए हिमानी, ये इनका एक डिजाइन है, एक ये पैटर्न है। जब इनके पास कोई सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव मुद्दे नहीं होते तो इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार की ऊल जलूल बातें करते हैं, धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा करते हैं, और जाति के नाम पे आप भाषण दे रहे हैं, संविधान के नाम पे आप भाषण दे रहे हैं। हमारे संविधान में आप पंथ निरपेक्षता समझते हैं? आपकी पार्टी मुस्लिम एकता के नाम पे स्थापित हुई है, आपकी पार्टी मुसलमानों के नाम पे स्थापित हुई है, और आप पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है जब AIMIM के लोग बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। आप सीए का विरोध करते हैं, और सीए का विरोध मैं बताना चाहता हूं हिमानी आपके शो पे वही लोग कर सकते हैं जो दलित विरोधी हैं। सीए का विरोध वही लोग कर सकते हैं जो दलित विरोधी हैं। आप दलित विरोधी हो, आपको यह बात सहन नहीं हो रही है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले दलित भाई भारत आ जाएंगे और उनको नागरिकता मिल जाएगी। आप दलित विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो, आप मुसलमान विरोधी हो, आप देश विरोधी हो, इस बात को स्वीकार करो। आप सबके विरोधी हो, आप संविधान विरोधी हो, महिला विरोधी हो, दलित विरोधी हो, आप सबके विरोधी हो, और देश के सामने आप एक्सपोज हो गए हो। देश के सामने जो आपका पाखंड है, जो आपका उदंडता है, वो बाहर अब आ गया है। इसलिए आपकी बात नहीं बनने वाली है, आपकी दाल नहीं गिरने वाली है। देश के लोगों पर विवेक पर भरोसा रखो। अब आपका जो पाखंड है, ये इस पाखंड से बाहर निकलो। आप देश के लोगों पर भरोसा रखो, देश आपको हाशिए पे लेके आ जाएगा, देश आपको हाशिए पे लेके आ इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों ला रही है? आप नाम अम्बेडकर रखने से आप अम्बेडकर नहीं हो जाएंगे। आप दलित विरोधी हैं, आप मुसलमान विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, और इसीलिए आप हाशिए पे हैं। आप इसीलिए हाशिए पे हैं, आप और हाशिए पे रहिएगा। आप निश्चिंत रहिए। आप हाशिए पे हैं, हाशिए पे थे, और आगे भी हाशिए पे रहिएगा। निश्चिंत रहिए। अब आप इसी प्रकार आप स्वयं बोलते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते। भरोसा रखो देश के लोकतंत्र पे, देश के लोकतंत्र पे भरोसा रखो। आप दलित विरोधी हो, शांत रहो। आप मुसलमान विरोधी हो, शांत रहो। आप महिला विरोधी हो, शांत रहो। आप बिल्कुल नहीं, आपका कुछ नहीं बनने वाला है यहाँ पे। संसद में आपके कितने ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो जनता से चुन के आए हैं? आप बताइए। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद चुन के आए हैं? ये क्या पब्लिक से चुन के आए हैं? ये पब्लिक से चुन के आए हैं?
इन्होंने इलेक्शन कहां से लड़ा? 2019 में 2019 में आपने इलेक्शन में वोट क्यों आपने? आप बांटो, हम जोड़ने की राजनीति करेंगे। हम कहते हैं लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता है कि मोहम्मद फैज खान साहब, अगर कोई फैसला एक देश को सोच के लिया जा रहा है, देश हित में लिया जा रहा है, तो फिर वहां पर कैसे ये भ्रम फैलाने वाली ये सियासत आ जाती है? कैसे चुनाव से पहले ये तनाव फैलाने की कोशिश जो लगातार की जा रही है ओवैसी की ओर से, ये कहां से आ जाती है? क्योंकि इससे पहले भी अगर दिल्ली में भी हमने देखा था, जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उन्हें पता तक नहीं था कि इसका मतलब क्या है, बावजूद उसके वो वहां पर बैठे रहे और किस तरह से साजिश रची गई वो पूरे देश ने देखा। चलिए, लगता है कि फैज खान साहब तक मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन शांतनु गुप्ता जी, ये सेम सवाल आपसे मेरा। जी जी जी। तो अगर मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ सकूं कि क्या वो सीए के साथ हैं या नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि प्रताड़ित हिंदू भारत आ पाए? क्या वो चाहते हैं कि प्रताड़ित सिख भारत आ पाए? आप एक बार मेरी तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए उनका सीए पे स्टैंड क्या है। समाजवादी पार्टी का सीए पे क्या स्टैंड है? ओवैसी ने तो बोल दिया जो उन्हें बोलना था, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।